हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के लिए विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं 15 सितंबर को त्रैमासिक का विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं के लिए, तो उसी को लेके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लोह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से किसका है? तो ये चूर्ण आपको ध्यान रखना किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यदि हम मैग्नीशियम रिबन को कहाँ पे दहन किए? वायु में दहन किया तो एक श्वेत लोह उत्पन्न होगी, तो वो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा रासायनिक चूर्ण है? तो इसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड हमें दिया गया है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है, क्योंकि अब सिल्वर क्लोराइड को यदि आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो वो काला पड़ जाएगा। क्यों काला पड़ जाएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि काला क्यों पड़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तीसरा हमें दिया गया है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे अवशोषण हुआ वहाँ पे उष्मा शोषी, और एक होगी उष्मा क्षेपी जिसमें उष्मा बाहर निकलेगी। जब उष्मा बाहर निकलेगी तो वो हो जाएगी हमारी उष्मा क्षेपी। जहाँ पे उष्मा का अवशोषण होगा वहाँ पे हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो ये ध्यान रखना है PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अगला हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो जहाँ पे सोने और प्लेटिनियम को गला देते हैं उस अम्ल का नाम हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। कौन सा अम्ल है वो? एक्वा रेजिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि सोने और प्लेटिनियम को कौन सा अम्ल गला देता है, तो उसका नाम है एक्वा रेजिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो भाग ले रहे हैं उन पदार्थ को हम बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ हमको मिलते हैं उसको बोलते हैं हम उत्पाद। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि भाग लेने वाले पदार्थों का नाम क्या है? अभिकारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। आप कैसे पहचानोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके रंग में परिवर्तन आ जाए, या हम बोले उसकी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, 3 अवस्था होती थी, वो ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर उसके तापमान में परिवर्तन आ जाए, कोई चीज़ ठंडी है तो गर्म हो जाए, गर्म है तो ठंडी हो जाए, तो यहाँ पे भी उसके तापमान में परिवर्तन आया है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जो भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ बनते हैं, भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे उत्पाद। जैसे हम चाय बनाते हैं तो दूध, पत्ती, शक्कर, ये सब क्या हो जाएगा? पानी, ये सब हो जाएंगे हमारे लिए अभिकारक। और लास्ट में हमारा उत्पाद क्या बन रहा है? तो हमारी जो चाय बन रही है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारा उत्पाद। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट हम इसको बोलते क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर, या हम बोलते खाने का सोडा। तो NaHCO3, ये सूत्र आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमें दिया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यदि हमारा जो खाना पचता नहीं है उसका उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो एंटाएसिड या एंटासिड। जैसे आपका इनो और इसका हम यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या है? एंटाएसिड या एंटासिड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित कर देता है, किस में? लाल रंग में। तो जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर दे उसे भी हम बोलते हैं अम्ल। और क्षार क्या होगा? जो लाल को किस में परिवर्तित कर दे? नीले रंग में। ये दो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो जब नीले से लाल में परिवर्तित होगा तो वहाँ पे अम्ल होगा। जो लाल से लाल लिटमस किस में परिवर्तित हो जाए? नीले में, तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है,
शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, रक्त का पीएच मान 7.4। ये सब पीएच मान आपको, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हम पट्टा चढ़ाते हैं, तो पट्टा चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में किसका उपयोग होता है? तो उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमें दिया है जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो जब हम H2O की कोई सी भी धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो वहाँ से हमारी हाइड्रोजन मुक्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े पर जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। किस कारण से होता है? सिल्वर सल्फाइड। जैसे हमने पहला प्रश्न भी यही पढ़ा था कुछ इस प्रकार से कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है? अपचयन होता है। और यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा कि क्यों होता है इस टाइप से? तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इस कारण से इसका वस्तुएं क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है पाप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। बिना भुजे हुए चूने का सूत्र? तो कैल्शियम ऑक्साइड, या हम बोले कैल्शियम मोनोऑक्साइड, तो CaO, बिना भुजा हुआ चूना, ये ध्यान रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। तो ये संगमरमर हमारा जो सफ़ेद पत्थर होता है, जिसकी हम बोल सकते हैं ताजमहल और कई मीनारें बनी हुई है, वो संगमरमर की बनी है, तो उनका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो हमको यदि जंग लग जाती है तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर पेंट करते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, वहाँ पे क्या होती है? उष्मा क्षेपी। जहाँ पे उष्मा अवशोषित होती है वो उष्मा शोषी, जहाँ उष्मा उत्पन्न होती है वो उष्मा क्षेपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परिभाषा में भी मिल सकते हैं कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएँ क्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखना है आपको एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते तथा इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। और किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का। तो वहाँ पे वो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के कारण जो होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। पूछा है वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विरंजक चूर्ण का यदि आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या सूत्र होगा? CaOCl2। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है। कौन से उत्तक द्वारा होता है? जाइलम उत्तक द्वारा, ये ध्यान रखना है। पादपों में भोजन का संवहन, देखो यहाँ पे जल का संवहन था तो वो जाइलम के द्वारा, परंतु यदि भोजन का संवहन बोला जाए तो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल और फ्लोएम, जल और भोजन दोनों, तो जल में कहाँ पे? जाइलम में, और भोजन संवहन फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? पौधे करते हैं, और पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त हो रही है? ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहलाता है, श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो हमारे जो अमाशय से निकलता है प्रोटीन, जो प्रोटीन को पाचक है उसका नाम क्या है? पेप्सिन है, ध्यान रखना है। अब यदि हमने अभी अमाशय की बात करी, अब यदि हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से जो प्रोटीन पाचक विकर निकलता है उसको बोलते हैं हम ट्रिप्सिन। ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। अमाशय की बात करेगा तो वहाँ पे पेप्सिन आएगा, और अग्नाशय की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है।
तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी? तो रक्त उत्तरदायी है। हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, वो उत्तरदायी होता है हमारे ऑक्सीजन परिवहन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है लोहे पर जंग लगना, तो इसको हम बोलते हैं संक्षारण अभिक्रिया, संक्षारण होता है। अब यहाँ पे किसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यदि हम देखें चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। यदि हम खट्टे दूध या दही की बात करें तो उसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जो सिरका होता है वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सोडियम, तो सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी का तेल या केरोसिन में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल या केरोसिन में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ये भी ध्यान रखना है, यूरिया का निर्माण होगा यकृत में। अगला हमें दिया है वृक्षों की छाल, गोंद तथा रजनीश क्या है? ये पादप उत्सर्जी पदार्थ है। एटीपी का पूरा नाम, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का पूरा नाम, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो जो हमारा भोजन है वो कहाँ से प्रारंभ होगा? तो वो मुख गुहा, हमारे मुंह से प्रारंभ होगा, मुख गुहा से प्रारंभ होगा। चांदी के आभूषण पर काली परती हमने पहले भी देख लिया है, किसके कारण होती है, किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती है। पीएच स्केल की परास, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेके 14 तक। यदि हम बोले 0 से 7 तक यदि आता है तो वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक 14 तक जाता है तो वो क्या होता है? क्षार होता है। तो जितना वो 14 के करीब जाएगा उतना प्रबल क्षार, जितना ये कम आते जाएगा उतना दुर्बल क्षार, और जब 7 से नीचे जाएगा तो दुर्बल अम्ल, और जब 0, 1, 2 रहेगा तो वो प्रबल अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला होता है हमारा मनुष्य में तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? तो मनुष्य में तरल संयोजी उत्तक कौन सा है? तो रक्त है, जो तरल पदार्थ मतलब जो बह जाए, जिसमें बहने का गुण हो। अगला है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और धावन सोडे का सूत्र, तो धावन सोडे का सूत्र पहले तो नाम याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और वो होता है Na2CO3। Na2CO3 ये हमारा धोने का सोडा होता है। अब हमारे अगले प्रश्न आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है धोने के सोडे का सूत्र लिखिए। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, हमारे पास धावन सोडे का सूत्र पहले दिया है Na2CO3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन का। अगला है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। तो आपको पता है कि कमरे के ताप पर एकमात्र धातु होती है पारा, या हम उसे बोलते हैं मरकरी, Hg जिसका सूत्र होता है। ये क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए हमारे पास है रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी, या इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर। स्फैग्मोमेनोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है, या तो रक्तचाप मापी या स्फैग्मोमेनोमीटर, इससे हम रक्तदाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 हमारे मानव मस्तिष्क के भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है हमें डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, अम्ल या एसिड बोला जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म। अगला हमें दिया गया है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के हमारे 7 रंग, जैसे हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? बेजानी हपी नाला, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। 7 रंग कौन कौन से उसे याद करने के लिए। अब बे से होता है हमारा बेगनी, जा से होता है जामुनी, नी से होता है नीला, ह से होता है हरा, पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी, और ला से होता है लाल।
तो बेजानी, हपी, नाला, ये 3 और ये 4, 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। जब आप इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें वो 7 प्रकाश नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर। अब हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारे पास, आग में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया है अनुवांशिकी किसे कहते हैं? ये भी आपको पार्ट नंबर 9 का अनुवांशिकी आपको ध्यान रखना है। अगला हमें दिया है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमें दिया है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अगला हमारे पास क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें छोड़ने की, या आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, ये क्वेश्चन आना ही आना तय है। अगला हमें दिया है धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये यहाँ पे हमको धातु और अधातु बताना है, अंतर बताने हैं कि धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। बहुत सारे अंतर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? उसका अगला हमारा क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। ये भी आपके अध्याय 6 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। यहाँ पे श्वसन आएगा, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास परागण किसे कहते हैं? इसका अगला क्वेश्चन आता है मानव में वृषण के क्या कार्य है? अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। अगला दिया है हमें अपसारी लेंस के 2 गुण या अभिसारी लेंस के 2 गुण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला दिया है हमें उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास इसके आंसर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगला हमें दिया गया है प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, क्यों? अगला क्वेश्चन हमें दिया है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? अगला हमें दिया है दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। अगला क्वेश्चन आएगा जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों? उसका अगला क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ लिया है, हम वायु अवायु डबल रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन हम आया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। अगला आता है कोई अवतल दर्पण हमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो ये थे हमारे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखना और आपको पूरा वीडियो के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है, आपको कुछ आंसर चाहिए, जो प्रश्न के आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।